तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। कंपनी इंडिया में ऑफ हाईवे टायर्स बनाने की एक लीडिंग कंपनी है। कंपनी का इंडिया में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है और एक लीडिंग एक्सपोर्टर है इस तरह के टायर्स बनाने के लिए। ऑफ हाईवे टायर्स मतलब जो बड़े बड़े व्हीकल्स के लिए टायर बनते हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में मशीनें होती हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, जेसीबी मशीन है, उस तरह की जो ये व्हीकल्स हैं उसके कंपनी टायर्स बनाती है और कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और तीनों लेवल पे हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे और फिर लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है उसकी अर्निंग के हिसाब से ये शेयर हमें सस्ते दाम पे मिल रहे हैं या फिर महंगे दाम में मिल रहे हैं, यानी अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या ये सही समय है या नहीं है। और दूसरा आपको एक और बात बता दें, ये जो वीडियो है ये हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। और हम बात करते हैं अपनी कंपनी के बारे में। बात करें सबसे पहले कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल की, तो सबसे पहली बात है कि लीडिंग एक्सपोर्टर है ऑफ हाईवे टायर्स का, जिसमें बात की थी। बात करें तो बहुत ही अच्छा कंपनी का एक्सपोर्ट बिजनेस है। इंडिया के अलावा यूरोप में, अमेरिका में काफ़ी जगह इनका नाम है और बीकेटी ब्रांड के नाम से कंपनी के टायर बिकते हैं और काफ़ी अच्छी कंपनी की मार्केट पोजीशन है इंडिया के अलावा दूसरी कंट्रीज़ में भी। फिर बात करें कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, तो इसमें बात की थी कंपनी बड़े बड़े टायर जो इस तरह की मशीनें होते हैं उनके लिए बनाती है, ना कि नॉर्मल गाड़ियों के लिए। तो बात करें तो ट्रैक्टर्स हैं, जेसीबी मशीन हैं, क्रेन हैं, इस तरह के व्हीकल्स के लिए, इस तरह की मशीनों के लिए कंपनी टायर्स बनाती है। और बात करें तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में कंपनी के टायर्स यूज़ होते हैं, तो उसमें एग्रीकल्चर्स हो गया, उसकी मशीनें, कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स, अर्थ मूविंग व्हीकल्स, फिर पोर्ट और माइनिंग पे जो व्हीकल्स यूज़ होते हैं वो, फिर एटीवी यानी कि ऑल टर्न व्हीकल्स, इस तरह के सारे व्हीकल्स में और मशीनों में कंपनी के टायर्स यूज़ होते हैं। फिर बात करें कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़ की, तो आज की कंपनी पास में 3,60,000 टन पर एनम की कैपेसिटी है, जो कि काफ़ी हाई और काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है। कंपनी काफ़ी अच्छे से टायर प्रोड्यूस कर सकती है। और अभी कंपनी ने वलूज महाराष्ट्र के अंदर अपना ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट था उसको कंप्लीट कर लिया है, यानी कंपनी नया प्लांट तैयार कर चुकी है और उसको मिला के ही ये कंपनी की कैपेसिटी आई है। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी ने अपने एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट्स भी कर लिए हैं और ये अब टोटल कंपनी कैपेसिटी बन गई है। उसके बाद करें कंपनी के ग्लोबल रीच या ग्लोबल प्रेजेंस की, जैसे बात की थी इंडिया के अलावा बाकी देशों में कंपनी का बिजनेस है, तो कंपनी 160 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में अपना माल बेचती है और इंडिया के अलावा बाकी सब जगह काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर और दूसरी अदर कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छा कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और काफ़ी अच्छी सेल्स वहाँ से कंपनी को आती हैं। बात करें तो कितनी कितनी सेल्स कंपनी को कौन कौन सी कंट्री से या कौन कौन से एरिया से आती हैं, तो कंपनी को यूरोप से सबसे ज़्यादा सेल आती है 46% की, इंडिया से 22% की सेल्स आती हैं, अमेरिका से 20% और बाकी दूसरी कंट्रीज़ में जो कंपनी अपना माल बेचती है वहाँ से कंपनी को 12% की सेल्स या रेवेन्यू आती है। उसके अलावा कंपनी बहुत सारे अच्छे ब्रांडेड OEM के साथ भी काम करती है, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, जो ये मशीनें बनाते हैं वो डायरेक्टली कंपनी से अपने टायर्स खरीदते हैं और अपने मशीनों में या अपने व्हीकल्स में उन टायर्स को यूज़ करते हैं, वो हो गए OEM। काफ़ी अच्छी कंपनी की पार्टनरशिप है बहुत सारे ग्लोबल OEM के साथ में, क्योंकि कंपनी का ब्रांड अच्छा है, कंपनी के ब्रांड की एक्सेप्टेंस है और परफॉर्मेंस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी काफ़ी अच्छी है, इसलिए ये OEM इस कंपनी से माल अपना खरीदते हैं। बात करें तो कौन कौन से OEM के ब्रांड्स कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, कंपनी से माल खरीदते हैं, तो उसमें मेनली है जॉन डीरी, JCB, न्यू हॉलैंड, कैट, टैफे, इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांडेड ये कंपनीज हैं और ये इस कंपनी से अपने टायर्स खरीदते हैं अपनी मशीनों में लगाने के लिए। तो क्योंकि ये खुद भी ब्रांड्स हैं, अपने जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, परफॉर्मेंस है, उसका ध्यान रखते हुए ये इनसे माल खरीदते हैं, तो इनका माल भी अच्छा होगा तभी तो खरीदें हैं, इनके टायर्स में परफॉर्मेंस अच्छी होगी तभी तो ये ब्रांड अपनी मशीनों में, अपने व्हीकल्स में इनके टायर यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी के प्रोडक्ट्स में है, इसलिए ये सारे ब्रांड्स इसके साथ काम कर रहे हैं। दूसरी बात करें तो मॉन्स्टर जैम के नाम से जो कंपनी है, जो मॉन्स्टर ट्रक बना के और उसको स्पोर्ट्स में यूज़ करते हैं, उसकी ये ऑफिशियल और एक्सक्लूसिव टायर मैन्युफैक्चर है, यानी कि वो कंपनी मॉन्स्टर जैम जो है वो सिर्फ इन्हीं से टायर्स बनवाते हैं, इन्हीं से टायर लेते हैं, तो वो भी काफ़ी नामी कंपनी है और वो भी इनसे लेते हैं। तो इस हिसाब से क्लियरली पता लगता है कि कंपनी के प्रोडक्ट में दम है, इसलिए सारी कंपनियां इनसे अपना माल खरीद रही हैं। उसके बाद करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की,
कि कंपनी से बात की थी, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए कंपनी टायर्स बनाती है, जैसे एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन व्हीकल है, तो वहाँ पे कहाँ कहाँ से इंडस्ट्री से कौन कौन सी इंडस्ट्री कंपनी का कितना रेवेन्यू आता है। तो बात करें तो कंपनी को एग्रीकल्चर टायर से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है 64% का। बाकी इंडस्ट्रियल, कंस्ट्रक्शन, बाकी जितने भी इंडस्ट्रीज की कंपनी टायर्स बनाती है वहाँ से कंपनी को 36% का रेवेन्यू आता है। फिर बात करें चैनल सेल्स की। चैनल सेल्स मतलब कि एक तो नई कंपनी जो गाड़ियाँ बनती हैं उसमें कंपनी टायर्स लगते हैं, फिर क्या, जैसे हमारा ट्रैक्टर की कंपनी जॉन डीरी है, वो माल खरीद रही है तो वो क्या हो गया, OEM हो गया चैनल। फिर उस कंपनी ने ट्रैक्टर बेचा किसी को, उस ट्रैक्टर का टायर पुराना हो, खराब हो गया, तो मार्केट से लेने जाएगा, वो आफ्टर सेल्स होगी। तो दो तरह के चैनल्स में कंपनी काम करती है, आफ्टर सेल्स या रिप्लेसमेंट चैनल और OEM। और अभी कंपनी को जो रिप्लेसमेंट चैनल है वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू आता है, 70% या मेजोरिटी ऑफ सेल्स की बात करें तो कंपनी को रिप्लेसमेंट चैनल से आता है, कि जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं वो कंपनी से ज़्यादा टायर्स खरीदते हैं। बात करें OEM की तो वहाँ से कंपनी को भी 30% आता है। तो OEM के साथ टाइप अच्छा सब चीज़ें हैं, लेकिन बात करें तो कंपनी रिप्लेसमेंट चैनल के थ्रू जो है वो कंपनी अपना ज़्यादा माल बेच पाती है। उसके बाद बात करें कंपनी के एक्सपेंशन प्लान की, ठीक है, कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है, कंपनी आगे अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या काम कर रही है। तो कंपनी ऑलरेडी अभी 2-3 प्रोजेक्ट पे अपने काम कर रही थी। उसमें एक ब्राउन फील्ड था जो वलूज वाला बात की थी, और दूसरे जो ऑलरेडी प्लांट है उसको भी एनहेंस करने का काम कर रही थी। तो अभी कंपनी ने अपने सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्रोग्राम को, या जो भी एक्सपेंशन कैपेसिटी थी वो सबको पूरा कर लिया है, और काफ़ी अच्छे से कंपनी ने अपने जो कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज़ कर लिया है। तो अभी देखें तो सारा का सारा वो खर्चा कंपनी ऑलरेडी कर चुकी है, और अब स्टेबल हो चुका है सारी चीज़ें, मतलब सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रनिंग में आ गए हैं। तो इस तरह से अगर बात करें कंपनी के ओवरऑल बिजनेस प्रोफाइल की, तो बिजनेस वाइज तो कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छे से ब्रांड है जो हमने बात की, कंपनी के साथ माल खरीदते हैं, कंपनी के साथ काम करते हैं, और साथ साथ इंडिया के अलावा कंपनी एक्सपोर्ट में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। तो कुल मिलाकर बात करें बिजनेस प्रोफाइल की या बिजनेस की पोर्टफोलियो की, तो बहुत ही अच्छी कंपनी बिजनेस वाइज में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अभी तक तो बात हुई कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी की मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, जिससे हमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में मिल सके। और मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं पिछले 5 साल का डेटा यूज़ करता हूं, जिससे हमें सारे अच्छे से नॉलेज मिल सके। और यहाँ पे देखिए कंपनी पिछले 5 साल का डेटा, तो सबसे पहले जो पैरामीटर कंपनी का चेक करते हैं होता है रेवेन्यू। और यहाँ देखें तो 2019 में कंपनी के रेवेन्यू या सेल्स से 5,200 करोड़ के आसपास, जो कि डबल के आसपास हो गए हम 2023 में 9,760 रुपये, लगभग 10,000 करोड़ अगर मान लें मोटा मोटा, तो 5,000 से 10,000 करोड़ कंपनी ने पिछले 5 साल में अपना बिजनेस जो है वो डबल कर लिया है। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी के सेल्स या रेवेन्यू में आई है पिछले 5 साल के अंदर। बात करें परसेंटेज टर्म में भी, तो 17% के काफ़ी अच्छे CAGR से कंपनी ने अपनी सेल्स में ग्रोथ दिखाई है। तो इससे क्लियरली पता लगता है कंपनी के प्रोडक्ट में दम है, कंपनी की मार्केटिंग में दम है, सब चीज़ें अच्छी हैं, इसीलिए कंपनी अच्छी ग्रोथ कर पा रही है। उसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो सेक्टर के हिसाब से काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और काफ़ी स्टेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। यहाँ बात करें तो 19 से लेकर 22 तक 24-25% के आसपास कंपनी की एवरेज है। 2023 में कंपनी का यहाँ पे देखें तो 18% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, और उसका रीज़न वही है कि पिछले साल कंपनी ने अपने नए नए प्लांट्स बनाए हैं, तो उनका भी खर्चा चल रहा था, लेकिन वहाँ पे अभी सेल्स या प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, तो इसलिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे हमें कम दिखाई दे रहा है। लेकिन बात करें तो जैसे मार्च का महीना चल रहा है, तो ऑलरेडी पिछले 9 महीने के कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं, और उसके हिसाब से बात करें तो ऑलरेडी कंपनी 21-22% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैनेज कर रही है। तो इस साल जरूर कम हुआ है, लेकिन अगले साल देखेंगे जो रिजल्ट अभी आएंगे मार्च के बाद में, तो ऑलरेडी कंपनी 21-22% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो सेम कंडीशन है। 19, 20, 21, 22 तक देखें तो लगातार हर साल कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है। 700 करोड़ रुपए से 2022 में बात करें तो 1,400 करोड़ रुपए, डबल हो गया 4 साल में। 2023 में फिर से कम हो गया 1,057 करोड़। उसका रीज़न वही है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम था, तो साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम हो गया। तो लेकिन देखें फिर भी तो कंपनी ने अपने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में भी ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। परसेंटेज वाइज देखें तो 7% का CAGR दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस साल लास्ट 2023 में कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है, तो पिछले 5 साल से कंपैरिजन में देखें तो 7% के CAGR से कंपनी के प्रॉफिट में भी ग्रोथ आई है। तो कंपनी ने अपनी सेल्स भी अच्छे से इंक्रीज़ करी है, साथ साथ अपने प्रॉफिट को भी इंक्रीज़ करा है। ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट देके कंपनी ने माल बेचा है और प्रॉफिट इंक्रीज़ नहीं हो, सिर्फ सेल्स बढ़ा रही है। तो दोनों ही पैरामीटर देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। उसके बाद करें कंपनी के फ्री कैश फ्लो के डेटा की, तो यहाँ देखें तो 2019, 20, 21 तीनों साल में कंपनी पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो में थी। 2022 और 2023 में कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में आई है। 2022 में लगभग 700 करोड़ रुपए का नेगेटिव फ्री कैश फ्लो है, 2023 में 300 करोड़ रुपए का नेगेटिव फ्री कैश फ्लो है। अब इसका जो रीज़न है वही रीज़न है कि कंपनी अपना नया प्लांट बना रही थी और पुराने प्लांट को भी एनहेंस कर रही थी, तो कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी इंक्रीज़ हो गया।
अगर यहाँ पे अगला डेटा देखें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो 2019-20-21 तक 800-900 करोड़ के आसपास कंपनी यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही थी, लेकिन 2022 की बात करें तो एकदम से 1600 करोड़ पे हो गया, फिर 2023 में 1700-1800 करोड़ पे हो गया। तो क्योंकि कंपनी ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है अपने प्लांट्स बनाने के लिए, उसको एनहेंस करने के लिए, इसलिए कंपनी में फ्री कैश फ्लो इन दोनों साल के अंदर नहीं आ रहा है। तो ये इसका मेन रीज़न है। ऐसा नहीं कंपनी ने पैसा नहीं कमाया, कंपनी ने पैसा कमाया लेकिन वापस से उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, इसलिए 2 साल कंपनी का फ्री कैश फ्लो जो नेगेटिव आया। लेकिन चाहे कोई भी रीज़न हो, अगर कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो होल्ड करती है तो हमारे लिए अच्छा साइन नहीं है, वो एक नेगेटिव साइन ही होता है। उसके बाद बात करें कंपनी के डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की, तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी ने डिविडेंड पेमेंट किया है, और पिछले 5 साल की एवरेज की बात करें तो 30% काफ़ी अच्छी एवरेज है, यानी कि 30% हर साल लगभग कंपनी अपना डिविडेंड पेमेंट करती है अपने इन्वेस्टर्स को। तो उनके हिसाब से भी अच्छी कंपनी है, जो लोग थोड़ा डिविडेंड चाहते हैं कि कंपनी ठीक है ग्रो भी करे और साथ साथ हमें थोड़ा डिविडेंड पेमेंट भी मिलता रहे। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, डेट बाय इक्विटी शो। तो यहाँ पर देखिए तो कंपनी थोड़ा डेट होल्ड करती है, कंपनी का डेट बाय इक्विटी शो आ रहा है 0.35, यानी कि अगर कंपनी ने 100 रुपये अपने इन्वेस्ट किए हैं तो 35 रुपये का लोन भी ले रखा है। तो हाई डेट नहीं है, लेकिन थोड़ा वो डेट कंपनी होल्ड करती है। तो अगर कोई भी कंपनी डेट होल्ड करती है, लोन होल्ड करती है, तो उसके अगेंस्ट हम अगला पैरामीटर चेक करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो, कि जो कंपनी ने लोन लिया है उसके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसके लिए कितना गुना पैसा उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिससे वो आराम से अपने इंटरेस्ट पेमेंट को कर सके। यहाँ देखें तो कंपनी का बहुत ही बढ़िया इंटरेस्ट कवरेज है 16 टाइम्स का, यानी 16 गुना पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास पड़ा है, जिससे थ्रू आराम से वो अपना इंटरेस्ट पेमेंट कर सकती है। उसके बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है। लास्ट की बात करें तो 14% रिटर्न इक्विटी है, क्योंकि वो हमने देखा प्रॉफिट कम हुआ था तो रिटर्न इक्विटी कम है। लेकिन बात करें कंपनी पिछले 5 साल के एवरेज की, तो 18% काफ़ी अच्छा रिटर्न इक्विटी कंपनी पिछले 5 साल से मैनेज कर रही है। तो 15% या उससे ज़्यादा किसी भी कंपनी का अगर रिटर्न इक्विटी होता है तो उसको काफ़ी अच्छी कंपनी मानते हैं। तो यहाँ देखें तो कंपनी उसके आसपास ही यहाँ पे रिटर्न इक्विटी जनरेट कर रही है, तो कंपनी जो अपने इन्वेस्टर हैं उसके पैसे को भी काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज कर रही है, ये इस ROE से हमें पता लग रहा है। तो कुल मिलाकर हम बात करें कंपनी के सारे फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी ने पिछले 5 साल में देखा हमने सेल्स भी अच्छे से इंक्रीज़ कर ली है, प्रॉफिट भी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ है, उसका एक्सपेंशन भी कंपनी कर रही है, डिविडेंड भी पेमेंट करती है, डेट भी कोई खास नहीं है। तो कुल मिलाकर बात करें तो बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल्स हैं। दूसरी बात, कंपनी ऑलरेडी बोल रही है कि हमारे जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर थे, जो एक्सपेंशन प्लान थे, वो सारे पूरे हो गए हैं, तो मे भी अगले साल से कंपनी पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो में आ जाए। लेकिन अभी हम बात करें तो अभी सीनियर के हिसाब से कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो होल्ड करती है पिछले 2 साल से। तो कुल मिला देखें तो अच्छे ही फाइनेंशियल कहे जाएंगे। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में, कि आज में जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है वो हमें से सस्ते मिल रहे हैं या फिर महंगे मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो के ऊपर वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और यहाँ आप देखें कंपनी पिछले 5 साल का कंपनी का फ्री कैश फ्लो का डेटा, तो 2019 में था 81 करोड़ पे, फिर 389 करोड़, 413 करोड़, फिर नेगेटिव गया 687, और फिर नेगेटिव गया 315 करोड़ रुपये 2023 के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम पिछले 3 साल के अपने फ्री कैश फ्लो की एवरेज लेते हैं, तो पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो का टोटल ही आ रहा है -589 करोड़ रुपये, और एवरेज देखें 3 साल की तो -200 करोड़ के आसपास, यानी कंपनी पिछले 3 साल से एवरेज निकालें तो 200 करोड़ रुपये नेगेटिव फ्री कैश फ्लो हर साल जनरेट कर रही है, यानी कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है ही नहीं, नेगेटिव जा रहा है। तो उस आप देखें तो इस फ्री कैश फ्लो के हिसाब से हाईली ओवरवैल्यूड कंपनी है, कोई इन्वेस्टमेंट का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि नेगेटिव फ्री कैश फ्लो है। लेकिन क्योंकि कंपनी बोल रही है कि उसका ऑलरेडी सारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का काम था वो हो गया है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होंगे तो कंपनी बट ऑब्वियसली फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी, और एक वापस से जो पहले से लेवल चल रहा था उसी फ्री कैश फ्लो आ जाएगी। तो इस फ्री कैश फ्लो को अभी हम इग्नोर करके अगर हम पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो से चेक करते हैं कंपनी को, तो हम एक आइडिया ले सकते हैं कंपनी की वैल्यूएशन का। तो यहाँ देखें तो 2019 में था 81 करोड़, 2020 में 389 और 2021 में 413 करोड़ रुपये। तो इसके हिसाब से हम एक बार आइडिया निकालते हैं। वैसे सही तरीका तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें पिछले 3 साल का लेना होता है डेटा, लेकिन फिर भी हम वैल्यूएशन चेक करने के लिए, क्योंकि कंपनी बोल रही है कि ठीक है उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया है, तो हम मान रहे हैं कि ठीक है अगले साल से कंपनी अगर पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो में आएगी भी, तो जो पुराना डेटा उसके हिसाब से लगभग रहेगा चीज़ें। क्या देखें तो इस हिसाब से पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 300 करोड़ रुपये, यानी कि लगभग 300 करोड़ रुपये हर साल फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही थी 19-20-21 के हिसाब से। और इस 300 करोड़ के हिसाब से जो कंपनी की वैल्यूएशन बनती है, जो फेयर वैल्यू आती है, वो आती है 15,000 करोड़ रुपये, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो 300 करोड़ रुपये हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है और आने वाले सालों तक 300 करोड़ रुपये हर साल जनरेट करेगी, उस पूरी कंपनी वैल्यू बन गई 15,000 करोड़ रुपये। तो ये होगा पिछले हिसाब से।
अब बात करें आज के दिन में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से कंपनी कितनी वैल्यूएशन आ रही है। तो आज के दिन में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 2276 रुपये पर इक्विटी शेयर, और इस 2276 रुपये के हिसाब से पूरी कंपनी की जो वैल्यूएशन आ रही है वो है 44,000 करोड़ रुपये, यानी कि 15,000 कंपनी की फेयर वैल्यू बनती है जो कंपनी ऑलरेडी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से। लेकिन शेयर प्राइस जो है उसके हिसाब से कंपनी 44,000 करोड़ की है, यानी कि कंपनी 3 गुने प्राइस पे ट्रेड कर रही है। जो शेयर प्राइस है उसके हिसाब से कंपनी की 3 गुनी वैल्यू है, तो हाईली ओवरवैल्यूड कंपनी है। अगर कंपनी वापस से अपना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर देती है तब भी हम बात करें तो भी कंपनी हाईली ओवरवैल्यूड है। तो पहले कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में थी, उसके हिसाब से हम पहले ही देख रहे थे कि हाईली ओवरवैल्यूड हो गई, लेकिन हमने पॉजिटिव मान भी लिया तब भी देखें तो अब भी 3 गुना प्राइस पे कंपनी चल रही है। तो मेरे हिसाब देखें तो कंपनी अच्छी है, सब ठीक है, लेकिन अभी सही प्राइस पे कंपनी अवेलेबल नहीं हो रही है, कंपनी हाईली ओवरवैल्यूड है। और किसी भी कंपनी को हम फेयर वैल्यू पे या ओवर वैल्यूएशन में खरीदेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कंपनी ऐसा जो परफॉर्मेंस कंपनी का पहले चल रहा था वैसे कंपनी परफॉर्मेंस दिखाए। बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं, कंपनी के साथ कंपटीशन है और फ्यूचर का किसी को कुछ नहीं पता। हम पास्ट रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं तो हमें ऑलरेडी जो है पहले से ही ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। हम तो फेयर वैल्यू पे कंपनी खरीदने की कोशिश भी नहीं करते, हम तो चाहते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ मिले कि कंपनी का जो भी फेयर प्राइस है उसके 50% यानी कि 7,500 करोड़ पे कंपनी अगर मिलती तो हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ देखें तो कंपनी 3 गुना प्राइस पे चल रही है, तो साहब देखें तो मेरे हिसाब से अभी सही समय नहीं इस कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको क्या ठीक लग रहा है, क्या फ्यूचर लग रहा है कंपनी का, और आप चाहते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना तो अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन जो मेरे को अभी समझ में आ रहा है उसके हिसाब से मैं बता दिया। दूसरी बात, काफ़ी लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं कि सर आप हमेशा ही बोलते हैं कंपनी अच्छी है सब ठीक है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो सर कंपनियां तो बहुत सारी अच्छी हैं, मुझे किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है बहुत सारी कंपनी अच्छी हैं। बात करें तो आप निफ्टी 50 की 50 कंपनियां, इंडिया की टॉप कंपनी सबकी लिस्ट निकाल लो। ITC है, TCS है, HDFC बैंक है, SBI है और दूसरी कंपनी हैं। सारी कंपनियां अपने सेक्टर की टॉप कंपनी है। इस कंपनी का किसी को भी फंडामेंटल एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कंपनी बढ़िया है, उनका फ्यूचर भी बढ़िया है। तो क्या हम आंख बंद करके इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दें कि ठीक है भाई HDFC बैंक है किसी भी रेट पे खरीद लो, ITC किसी भी रेट पे खरीद लो, TCS किसी रेट पे खरीद लो, टाटा किसी भी रेट पे खरीद लो? नहीं। अगर हम कंपनी को किसी भी रेट पे या हाई वैल्यूएशन में खरीदेंगे तो हमारा रिस्क ही बढ़ेगा और छोटा मोटा प्रॉफिट लेके हम साइड हो जाएंगे, क्योंकि अगर अप चल रहा है तो डाउन भी तो होगा शेयर, तो जब वो अप पे लेंगे डाउन होगा तो भाग जाएंगे निकल के लोग। तो छोटा मोटा प्रॉफिट लेना है तो ठीक है जो मर्जी करते रहे, लेकिन अगर हमें अच्छा पैसा मोटा पैसा कमाना है तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कंपाउंडिंग का सहारा लेना पड़ेगा, तभी हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और उसके लिए हमें वेट करना भी पड़ेगा कि ठीक है कंपनी अच्छी भी होनी चाहिए और कंपनी सस्ती भी होनी चाहिए, तभी हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, तभी फायदा होगा। अदरवाइज कोई खास फायदा नहीं होगा, ऐसे ही बस टाइम पास करके लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और आपने देखा भी होगा कि ज़्यादातर लोग नेगेटिव में ही जाते हैं, नहीं लॉस ही झेल रहे होते हैं, प्रॉफिट बहुत कम लोग होता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बहुत ही कम लोग होता है, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा होल्डिंग पावर होल्डिंग टाइम चाहिए होता है। तो ऐसा देखें तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और उसके हिसाब से ही हमें कंपनी के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो कितनी भी हो, तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा अगर वो ओवर वैल्यूएशन चल रही है। तो इस तरह से कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।